जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि हमारे स्टेप्स जो हैं वो किस तरह से हमें एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आपकी एप्लीकेशन विद इन टाइम और एक इफ़ेक्टिव एप्लीकेशन बन के सबमिट हो, ताकि आपके चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हो सकें इटालियन पीएचडी स्कॉलरशिप को ग्रैब करने में। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपकी प्री प्लानिंग होगी, डिसीजन होगा कि फाइनली अब आपने इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, उनको आपने टारगेट कर लिया है। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका डिसीजन होगा। सेकेंडली, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा जो आपकी सीवी होगी वो यूरोपास में होगी। यूरोपास का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। अब यूरोपास क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली यूँ कह लें कि इटालियन या इटली एक यूरोपियन कंट्री है, तो प्रेफरेबल ये होता है कि आपके पास एक यूरोपास फॉर्मेट में सीवी होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट आपके पास आता है रिसर्च प्रपोजल। तो ये एक स्टैंडर्ड है। अभी इसमें दो चीज़ें आती हैं। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक टेम्पलेट गिवन दिया होता है, उसको हमने फॉलो करना होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आपने अपना एक जो प्रपोजल है वो प्रेजेंट करना होता है, देना होता है उनको कि आप इस पे काम करोगे, ये आपके टॉपिक्स हैं। तो उसमें मैं आगे जाके बात करूँगा कि रिसर्च प्रपोजल के कितने इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, कितने पार्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी आपके रिसर्च पेपर्स। अब ये रिसर्च पेपर की लिस्ट जो है ये देना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है। अगर आपके पास पेपर्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप स्टिल भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास एमएस का थीसिस भी नहीं है, आपने कोर्स वर्क पढ़ा हुआ है, स्टिल आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर मेरा एमएस थीसिस नहीं था, अब मैंने कोर्स वर्क किया है, तो मैंने तो रिसर्च कोई की नहीं है। तो इसका बेहतरीन जवाब है वो ये है कि आपने जितने भी कोर्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपने एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया है, तो उसमें एक कोर्स पढ़ा होगा आपने, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह लें या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कह लें। तो जो आपने कोर्स पढ़ा, उस कोर्स में कुछ आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे। उन टॉपिक्स को, केस स्टडीज़ को लेके भी आप एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल, एक डमी सा बना सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आता है आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे आपकी मास्टर डिग्री, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट, बीएस डिग्री और बीएस का ट्रांसक्रिप्ट होगा। और इसके अलावा ये कह लें कि बाकी पासपोर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब मेन चीज़ ये आती है कि आपके पास डिग्रीज़ तो हैं, बट अभी जो मेन टास्क है वो ये है कि आपने अपनी डिग्रीज़ को वेरीफाई कराना है कुछ अथॉरिटीज़ से। अब वो कौन सी हैं? सबसे पहले आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड जाना है। फॉर एग्जांपल आप मुल्तान बोर्ड की बात कर लें, लाहौर बोर्ड की बात कर लें। आप उनको अपनी डिग्री सबमिट करेंगे कि मैंने अप्लाई करना है, पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की है, अब मैंने जो है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स आपसे वेरीफाई कराने हैं। वो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, वो आपको वेरीफाई करके देंगे। देन आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाओगे आईबीसीसी में। आईबीसीसी का ऑफिस तकरीबन हर शहर में होता है। वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करते हो, तो वो इसको अथेंटिकेट करते हैं कि आपकी डिग्री ओ और ए लेवल के इक्वलेंट है, मैट्रिक और एफएससी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसी से भी अटेस्ट कराने हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैंने भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मूफा आपके डॉक्यूमेंट्स तब ही अटेस्ट करेगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी से, आईबीसीसी से और आपके रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्ट होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने मेक श्योर करनी है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। वैसे अप्लाई करते हुए आपको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप डिग्रीज़ को वेरीफाई कराएं। ये चीज़ें हम करते हैं जब हमारा स्कॉलरशिप हो जाता है, जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं एम्बेसी में। बट स्टिल आपको इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों की होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट आपके पास आता है कि अब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को रेडी करना है। क्वेश्चन आता है कि मैं तो स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ, तो वाई बैंक स्टेटमेंट? एग्जैक्टली, बात ठीक है। अगर आप स्कॉलरशिप पे हैं तो यू डोंट नीड एनी बैंक स्टेटमेंट। बट ये क्या करते हैं, सेफ एंड पे हम अपने साथ रखते हैं कि अगर एम्बेसी ने हमसे मांगा तो हम उनको दे देंगे, अदरवाइज हम नहीं देते। मेरे केस में उन्होंने मेरे से नहीं मांगा था, लेकिन मैंने अटैच कर दिया था डॉक्यूमेंट्स के साथ। इवन दो उसमें जो पैसे, मतलब जो स्टेटमेंट थी वो तकरीबन कोई 50-60 हज़ार रुपए की थी, स्टिल उसने, मतलब उन्होंने कोई इसको चेक नहीं किया, बॉदर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऑथेंटिकेशन थी कि मैं एक स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ, जो मुझे जो है वो गवर्नमेंट फ़ंड करेगी। तो मुझे उसकी बेस पे वीज़ा मिल गया था।
अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किस तरह से स्कॉलरशिप को आपने हंट करना है, उसके अलावा आपका जो प्रोसेस होगा उसको आपने कैसे फॉलो करना है, एंड फाइनली आपके आउटकम्स क्या होंगे। जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इवेंचुअली आपने यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करना है और किस तरह से आपने उनमें इफेक्टिवली अप्लाई करना है। बट ये जो वीडियो थी ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के हवाले से थी। तो आई होप कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नई पता चली होंगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, यू वांट टू आस्क समथिंग, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई, कोई आपका सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।